हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे, और आपके गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आने वाले समय में हमारे बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस होने वाले हैं। तो उनमें एक इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरीके की इकोनॉमिक्स आपने कभी नहीं पढ़ी होगी और आपको हर एक एक पॉइंट क्लियर एंड पिस्टल क्लियर होगा यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारे डेली लाइफ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी बुक स्टोर पे गए और आपने बुक खरीदी, तो आप क्या हुए? कंज्यूमर। और उसके बदले आपने क्या किया? अमाउंट दिया। क्या दिया? अमाउंट। और अमाउंट देने के साथ साथ आप अपने लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम भी वहां पे क्या कर रहे हो? स्पेंड कर रहे हो। इसके बदले जो दुकानदार था उसने क्या किया? आपको बुक दिया। तो बस जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन देखने को मिलेगा? तो इकोनॉमिक्स में हमें एक देखने को मिलेगा उपभोक्ता। देखने को क्या मिलेगा? एक मिलेगा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और एक हमें देखने को मिलेगा उत्पादक, और एक तीसरा हमें और देखने को मिलता है, वो होता है गवर्नमेंट यानी सरकार। हमें देखने को मिलती है सरकार, देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता के कौन कौन से वो रिसोर्सेज है जिनका ये यूज करता है? तो उपभोक्ता के पास दो रिसोर्सेज होते हैं जो वो उनका यूज करता है। एक इसके पास होता है मनी यानी मुद्रा। एक होती है इसके पास मनी या इसके पास होती है मुद्रा। और एक इसके पास होता है टाइम यानी समय, यानी समय होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स यह कहती है कि अगर उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे मनी और टाइम, इन दोनों का बेहतर उपयोग करके, इन दोनों का बेहतर उपयोग करके यानी अच्छी तरीके से बेटर यूज करके, उपयोग करके उपयोग करके क्या करे? ज्यादा से ज्यादा इसको सेटिस्फेक्शन मिले यानी संतुष्टि मिले, संतुष्टि मिले, संतुष्टि मिले। उसी तरीके से एक होता है उत्पादक। तो उत्पादक के पास क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? तो उत्पादक के पास फोर रिसोर्सेज होते हैं। एक होती है पूंजी जिसको हम कहते हैं कैपिटल। तो एक इसके पास होता है कैपिटल। एक इसके पास होता है श्रम यानी लेबर, श्रम यानी लेबर। लेबर के साथ साथ इसके पास क्या होता है? भूमि यानी लैंड, भूमि यानी लैंड। और एक इसके पास जो होता है वो होता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जब उत्पादक अपने पूंजी, अपने लेबर, अपने लैंड और अपने ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों का क्या करके? बेटर यूज करके यानी बेहतर उपयोग करके, बेहतर उपयोग करके, बेहतर उपयोग करके क्या करे? मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे यानी लाभ, लाभ गेन करे, लाभ कमाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल सर्विसेज करती है। यानी जब गवर्नमेंट इन रिसोर्सेस का यानी उपभोक्ता और उत्पादक, इन दोनों से मिलने वाले रिसोर्सेस का यूज करके क्या करे? अधिक से अधिक क्या करे? समाज कल्याण यानी अधिक से अधिक क्या करेगी? समाज कल्याण करेगी। तो उसे ही क्या बोलेंगे? अगर अधिक से अधिक समाज कल्याण करेगी तो उसे ही बोलेंगे, समाज कल्याण करेगी तो उसे ही हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स।
तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स हमें ये कहती है कि जब उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे मुद्रा और समय, इन दोनों का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक पूंजी, श्रम, संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि और संगठन, इनका बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाता है और सरकार अधिक से अधिक समाज कल्याण करती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे हम बात करें कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कितने हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास, वो है भूमि यानी लैंड। तो हमारे पास है भूमि यानी हमारे पास है लैंड। इसके बाद हमारे पास जो है वो है पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी यानी कैपिटल, कैपिटल, एक एक कैपिटल। अगर हम बात करें थर्ड, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? तो वो है श्रम यानी लेबर। क्या है? लेबर, लेबर। उसकी बात करें फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सभी बुकों में आपको ये 4 ही फैक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आजकल हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे पास एक फोर्थ नंबर का फैक्टर और आ चुका है। वो क्या है? तो वो है हमारे पास, वो है हमारे पास, वो है प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी है। तो हमारे पास है प्रौद्योगिकी। तो ये आजकल हमें देखने को मिल रही है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। तो अगर हमें, तो हमारे पास बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो भूमि है, लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, संगठन एंड प्रौद्योगिकी है। देखिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है हमें इकोनॉमिक्स की। तो हमने अभी देखा है कि हमारे पास है रिसोर्सेज। क्या है? रिसोर्सेज। हमारे पास है रिसोर्सेज यानी हमारे पास है संसाधन, और अगर हम इन संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वही इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करिए। क्यों करिए? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या है हमारे पास? लिमिटेड रिसोर्सेज है यानी सीमित संसाधन है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यानी सीमित संसाधन है हमारे पास। हमारे पास है सीमित संसाधन। इसके अलावा जो ह्यूमन है उसकी अनलिमिटेड डिजायर है। क्या है? अनलिमिटेड डिजायर। अनलिमिटेड यानी उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड डिजायर है यानी असीमित इच्छाएं हैं। असीमित, असीमित इच्छाएं हैं, मतलब एक जो पर्सन है उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा कि हमारे पास एक ही संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है। यानी एक संसाधन के, एक संसाधन के, एक संसाधन के वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक, वैकल वैकल्पिक, वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक उपयोग है। यानी हम एक ही संसाधन के कई अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम रिसोर्सेज का यूज करना आना चाहिए। देखिए अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक यूनान यू सॉरी यूनानी शब्द, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द इकोनॉमस से बना है। किससे बना हुआ है? इको, ये जो वर्ड है ये बना हुआ है इकोनॉमस से। किससे? इकोनॉमस से बना हुआ है। इकोनॉमस, इकोनॉमस से बना हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड है
इको, यहाँ पे जो वर्ड है ये इको, ये जो वर्ड है इको, ये बताता है, इसका मीन होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी पारिवारिक, पारिवारिक। इसके बाद यहाँ पे जो नोमस वर्ड है, यहाँ पे जो नोमस वर्ड है, इस नोमस वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट। इस नोमस वर्ड का वर्ड क्या है? नोमस जो वर्ड है उसका मतलब है मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन, यानी प्रबंधन, यानी जो अरस्तु थे, अरस्तु, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स एक, तो उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान है। पारिवारिक, पारिवारिक प्रबंधन का, पारिवारिक प्रबंधन का एक विज्ञान है, एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक क्या है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में संसाधनों के बेहतर उपयोग करने से संबंधित अध्ययन होता है, जिसमें एक उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे मुद्रा एवं समय के बेहतर उपयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है, एवं एक उत्पादक अपने संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन के बेहतर उपयोग से अधिक क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा जो सरकार होती है वो अधिक से अधिक समाज कल्याण कर सके, यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है। यही हमें क्या बताता है? इकोनॉमिक्स हमें बताता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से। तो एक है हमारे पास भूमि, एक होता है हमारे पास श्रम, एक होता है हमारे पास पूंजी, और एक होता है हमारे पास संगठन या उद्यमिता, और एक होता है हमारे पास प्रौद्योगिकी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें, आपको बताया था कि हमें संसाधनों का क्या आना चाहिए? बेटर यूज करना आना चाहिए, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। संसाधनों की क्या होती है? असीमित इच्छाएं होती है, और एक संसाधन के क्या हो सकते हैं? अनेक उपयोग हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि जो इकोनॉमी है वो एक प्राचीन यूनानी शब्द से बना हुआ है। किसे? इकोनोमस से। जहां पर इको का, ये वाले वर्ड, इको का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। और यहाँ पे जो नोमस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का क्या कहा था? विज्ञान कहा था। तो मैं आपको स्लाइड्स के भी थ्रू समझा रहा हूँ, और मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स के भी थ्रू समझा रहा हूँ। और रियली मानिए इतना शानदार कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो एक भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। कुछ एक आध दो क्वेश्चन होंगे जो आपको फंसाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चनों को भी क्या कर सके, हम अटेम्प्ट कर सके। तो ये हमारा पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है? खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स। जब भी हम बात करते हैं एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में, तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो एक्टिविटी हमें देखने को, दो तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। जब भी हम गतिविधियों की बात करते हैं, गतिविधियां, 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 तो हमें, जब भी हम बात करते हैं गतिविधियां, तो हमें इकोनॉमिक्स में दो तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। दो तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। एक होती है हमारे पास आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, गतिविधियां, और एक हमारे पास आर्थिक गतिविधियां होती हैं, और एक हमारे पास होती है गैर आर्थिक गतिविधियां। क्या होती है? गैर आर्थिक, गैर आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां, गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां।
यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। समझिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है वो होती है वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने से, वस्तुओं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने से संबंधित, सेवाओं के खरीदने से संबंधित होते हैं, सेवाओं के खरीदने से क्या होती है, खरीदने से संबंधित होती है, खरीदने से संबंधित। इसके साथ साथ संबंधित होती है, इसके साथ साथ जीडीपी में भी क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है। यानी जीडीपी में भी क्या करती है, योगदान करती है, यानी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन करती है। जबकि गैर आर्थिक गतिविधियां किससे संबंधित होती है, तो समाज कल्याण से। किससे संबंधित होती है, तो ये होती है समाज कल्याण से, समाज कल्याण से, समाज कल्याण से क्या होती है, समाज कल्याण से संबंधित होती है, समाज कल्याण से ये संबंधित होती है। दूसरे पॉइंट अगर बात करें कि आर्थिक गतिविधियों का मेन पर्पस क्या होता है, यानी इनका उद्देश्य क्या होता है, तो इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट गेन करना, यानी लाभ कमाना, यानी मनी प्रॉफिट करना, यानी मनी प्रॉफिट, मनी का लाभ प्राप्त करना। जबकि इनका पर्पस ये नहीं होता है। अगर बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदा जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये मानवीय भावनाओं के आपूर्ति से संबंधित होती है। ये क्या होती है, मानवीय मानवीय भावनाओं की, मानवीय भावनाओं मानवीय भावनाओं की आपूर्ति से संबंधित, आपूर्ति से संबंधित होती है, आपूर्ति से संबंधित होती है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल अगर देखें तो देखो, स्कूल में, स्कूल या स्कूल या कॉलेज में टीचिंग करना, कॉलेज में टीचिंग करना किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिकल। देखो यहाँ पे जब टीचिंग करते हैं कॉलेज में, तो हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, क्या कर देते हैं, सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं। उसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाय बाइंग एंड सेलिंग, बाय एंड सेलिंग, बाय एंड सेलिंग गुड एंड सर्विसेज, गुड एंड गुड एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं को और सेवाओं को खरीदना व बेचना। जबकि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर हमारे होता है अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। इसके साथ साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, क्या करना, धार्मिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। तो धार्मिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, ये जो होता है, ये होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा और कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बना होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतारते हो, तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है या इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम इसके हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास कितने तरह की होती है, तो हमारे पास जो एक्टिविटीज होती हैं वो कितने तरह की होती है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, आर्थिक गतिविधियां होती है, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, गैर आर्थिक गतिविधियां होती है। यह उत्पादन से संबंधित होती है और अर्थव्यवस्था में जीडीपी में क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है। ये गतिविधियां क्या होती है, आत्मसंतुष्टि व समाज कल्याण से होती है। उद्देश्य क्या होता है, मुद्रा में लाभ अर्जित करना,
इसका लाभ अर्जित करना नहीं होता है। यह वस्तुएं एवं सेवाओं के खरीदने एवं बेचने से संबंधित होती है, जबकि ये मानवीय भावनाओं की आपूर्ति के लिए होती है। आगे देखें तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है। देखो इस बात को समझिएगा कि जब भी हम बात करते हैं ना इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद वो मार्केट में आता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, यानी वितरण के लिए। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके बदले कोई कंज्यूमर जो है उसको क्या करेगा, एक्सचेंज यानी पैसे देके उसको खरीदेगा। फिर उसके बाद उसका क्या करेगा, कंजप्शन यानी उसका उपभोग करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। जैसे बट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना है, एग्जाम्पल देखिए, स्कूल या कॉलेज में शिक्षण कार्य, वस्तु एवं सेवाओं को खरीदना और किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। और यहाँ पे देखिए खाली समय की गतिविधियां, अपने बच्चों को पढ़ाना और सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। तो अब तक हमने इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है और हमने देख लिया है कि हमारे पास कितने टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। नाउ अब हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की कितनी शाखाएं होती है। तो नाउ अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो हमारे पास अर्थशास्त्र की दो ब्रांचेस देखने को मिलती है। कितनी ब्रांचेस देखने को मिलती है, दो। एक तो होती है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक होती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हम इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, हम इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। और हम इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझिएगा माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। जब भी हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। यानी इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, कौन सी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है। और आपको ये पता ही चल गया होगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किसको कहते हैं। तो जब हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को किस पे, एक व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर मतलब पर्सनल लेवल पे, यानी केवल एक सिंगल व्यक्ति की बात होगी, इसकी सिंगल व्यक्ति की बात होगी, एक सिंगल पर्सन की बात होगी, तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे जैसे एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन, एक उपभोक्ता के एक उपभोक्ता के एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन। यानी एक जो उपभोक्ता है वो क्या डिमांड कर रहा है, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टडी करना। एग्जाम्पल किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर दूसरी बात की तो एक उत्पादक का उत्पादन का अध्ययन, एक उत्पादक के उत्पादन का अध्ययन, एक उत्पादक के उत्पादन का अध्ययन। ठीक है, यानी एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या चीजें बना रहा है उसका अध्ययन। या हम कह सकते हैं सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक बाजार का अध्ययन, एक बाजार का अध्ययन, एक बाजार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, किसकी बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम कहेंगे जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का, जब इकोनॉमिकल जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का एक्टिविटीज की स्टडी, एक्टिविटीज की स्टडी बहुत ही लार्ज स्केल पे, किस पे, लार्ज स्केल पे
यानी बहुत ही वृहद स्तर पे किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं बात एग्जांपल करूं तो सभी उपभोक्ताओं की मांग का अध्ययन, उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं की मांग का अध्ययन, मांग का अध्ययन। इसी तरीके से सभी हम बोलेंगे सभी उत्पादकों का अध्ययन, उत्पादक सभी उत्पादकों के उत्पादन का अध्ययन, के उत्पादन का अध्ययन, के उत्पादन का अध्ययन, के उत्पादन का अध्ययन। यानी हम बोलेंगे बाजार में, हम बोल सकते हैं बाजार में गरीबी व बेरोजगारी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन। ये क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और अगर हम बात करें कि किसको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड जो मार्शल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है? फादर है। अगर मैं बात करूं इसके फादर, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो इसके है जे.एम. केन्स। कौन है? जे.एम. जो केन्स जो है इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा आपको एक बात और एक्स्ट्रा याद रखनी है, इसको हम कहते हैं कीमत सिद्धांत। इसको कहते हैं हम इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जब हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको रोजगार व आय सिद्धांत भी कहते हैं। रोजगार व आय सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आइए अब हम इसको हैंड नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास बताया गया है कि जो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज होती है वो दो तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्तिगत स्तर अर्थात लघु स्तरीय आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन, कि इसी उत्पादन के आपूर्ति का अध्ययन और किसी एक बाजार का अध्ययन, और इसे हम कीमत सिद्धांत कहते हैं। और यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक व्यापक स्तर पर करते हैं। जैसे संपूर्ण मांग का अध्ययन, संपूर्ण आपूर्ति का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन और अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी का अध्ययन। और इसे हम क्या कहते हैं? आय व रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यकीन मानिए इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जब आप प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर करोगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स इतनी भी इजी हो सकती है जो पहले इतनी हार्ड सब्जेक्ट हुआ करती थी। तो नाउ अब हम अपने अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, वो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या कहता है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स ये कहता है कि जो एक्टिविटी इकोनॉमिकल लेवल पे करेक्ट है, सही है, हो सकता हो कि वो माइक्रो लेवल पे ठीक ना हो, यानी मैक्रो लेवल पे ठीक ना हो, यानी करेक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सिंगल पर्सन है और ये सिंगल पर्सन क्या करता है? सेविंग करता है। क्या करता है? सेविंग करता है। तो बताइए कि क्या ये इसके फ्यूचर की जो नीड है,
फ्यूचर की जो नीड है क्या उसको पूरा कर देगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर देगी, क्योंकि वो सेविंग कर रहा है। लेकिन सोचो, ये एक पर्सन कर रहा है, लेकिन सोचिए कि कंट्री के सभी, एवरी पर्सन ऑफ कंट्री, एवरी पर्सन ऑफ कंट्री, एवरी पर्सन ऑफ कंट्री, अगर हर कोई सेविंग करना स्टार्ट कर दे, तो सोचिए क्या मार्केट में मनी का फ्लो होगा? तो आप कहोगे नहीं। जब नहीं होगा तो क्या हमारी जीडीपी गिरेगी? तो आप कहोगे बिल्कुल जीडीपी गिरेगी। क्या मार्केट में एम्प्लॉयमेंट रहेगा? नहीं। तो रोजगार क्या हो जाएगा? कम। रोजगार क्या हो जाएगा? कम। और रोजगार कम होगा तो क्या हमारा प्रोडक्शन होगा? तो नहीं होगा। उत्पादन भी नहीं होगा। सोचिए कि जो सेविंग एक पर्सन के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी, वो एक कंट्री के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कोसिक्वेंस आने लग गए। मनी नहीं आ रही है, जीडीपी कम हो जा रहा है, रोजगार कम हो जा रहा है, आय प्रोडक्शन कम हो गया, इनकम कम हो जाएगी। तो देखा आपने, हमने देखा कि सेविंग जहां माइक्रो लेवल पे अच्छा है, यानी व्यष्टि स्तर पे अच्छा है, मैक्रो लेवल पे उतना ही क्या है? खराब है। ये अच्छा नहीं है। तो आइए अब हम इसको नोट्स से और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, समष्टि व्यष्टि विरोधाभास। इसके अनुसार जो जो व्यष्टि स्तर पर अच्छा माना जाता है, हो सकता है कि वह समष्टि स्तर पर अच्छा या अनुकूल ना हो। जैसे बचत को व्यष्टि स्तर के रूप व्यष्टि स्तर पर एक गुण के रूप में देखा जाता है, परंतु समष्टि पर एक दोष के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए सेविंग है, अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे समझे और मैक्रो लेवल पे समझे, तो माइक्रो लेवल पे एक तरीके से ये क्या होता है? गुण। जबकि मैक्रो लेवल पे क्या होता है? एक दोष। जैसे एक व्यक्ति मुद्रा की बचत करता है, तब यह अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? सक्षम होता है। लेकिन यदि सभी लोग मुद्रा की बचत करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम, यानी पूरी उत्पादन प्रोडक्शन कम, जीडीपी कम, रोजगार कम, और इनकम क्या हो जाएगा? कम। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज समझ में आई होगी, और जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं माइक्रो और मैक्रो, उसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी व्यष्टि समष्टि विरोधाभास में भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगले लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स को डील करेंगे, जहां पर हम डिस्कस करते हुए मिलेंगे आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या होती है। अलग अलग इकोनॉमिक्स आते हैं, वो अपनी अपनी बुक्स लॉन्च करते हैं, अपनी अपनी थॉट्स देते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देके जाते हैं। तो अगला लेक्चर जो होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती। इसको एंजॉय भी करिए, और आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको लक्ष्य को हासिल करते रहने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम बनिए और स्वामी विवेकानंद बनिए। जय हिंद, जय भारत। वेरी वेरी थैंक यू।